नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। और वहीं आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में बना था और इसके बाद 2 साल पहले देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी और यह बोर्ड चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़े 91 मंदिरों की देखरेख करता था। और वहीं पुरोहितों इस बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि इस बोर्ड ने मंदिरों पर उनके परंपरागत अधिकार को खत्म कर दिया और विधानसभा चुनाव से पहले भी देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा खूब उछाला जा रहा था। और कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हरीश रावत ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा और धामी सरकार पर इसका भी असर और बड़ा दबाव था। और इससे पहले उत्तराखंड के 4 धाम के पुरोहितों की संस्था ने भी कहा था कि चुनाव में वो 15 उम्मीदवार खड़ा करेगी और ये पुरोहित राज्य सरकार की ओर से बनाए गए देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे थे और इसके लिए पुरोहितों ने 4 धाम तीर्थ पुरोहित हकदारी महापंचायत समिति का गठन भी किया। समिति ने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी करेगी। अब वहीं कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है और पंजाब के 32 संगठनों की कल हुई बैठक में इस बात की आम सहमति बनी कि संसद से कृषि कानूनों की वापसी के बाद मुख्य मांग पूरी हो गई है और बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई कि एमएसपी कानून बनने की प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौट जाना चाहिए। और वापसी के प्रस्ताव पर कल 39 नेताओं की बैठक होगी जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे और इस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक भी होगी जिसमें लौटने को लेकर बात हो सकती है और आंदोलन खत्म करने या ना करने को लेकर अंतिम फैसला संयुक्त किसान मोर्चा को करना है। हालांकि कुछ नेताओं को लगता है कि एमएसपी कानून की रूपरेखा तय होने तक घर वापसी नहीं जाना चाहिए और कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म करने या घर वापस लौटने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मांगे। और वहीं आपको बता दें कि वो 5 मांगे क्या है। सबसे पहली मांग जो है वो एमएसपी कानून है और दूसरी मांग आंदोलन के दौरान जो भी किसान मरे थे उन परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और वहीं जो आंदोलन के समय किसानों पर जो मुकदमे हुए थे उन मुकदमों को वापस लिया जाए और इसके अलावा चौथी जो मांग है वो है पराली जलाने के मुद्दे को लेकर और इसके अलावा जो 5वीं मांग है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी। और इन मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब के किसान संगठनों की राय में अंतर भी है और वही माना जा रहा है कि कल बैठक के बाद वापसी पर फैसला आ सकता है। और वहीं नए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया और निवर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने एडमिरल आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना की कमान सौंप दी और केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था और हरि कुमार पहले नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत थे। और वहीं हरि कुमार ने पदभार संभालने के बाद कहा कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे और नौसेना की कमान संभालने के बाद एडमिरल हरि कुमार ने अपनी मां श्रीमती विजय लक्ष्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें गले लगाया और निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि बीते 30 महीनों के दौरान भारतीय नौसेना की कमान संभालना बड़ा सम्मान रहा और यह समय चुनौतियों भरा भी रहा और कोविड से लेकर गलवान संकट तक अनेक चुनौतियां आई और एक बहुत योग्य नेतृत्व के हाथ में नौसेना को सौंप रहा हूं। और वहीं हरि कुमार ने कहा कि करमबीर सिंह आज 41 साल तक देश सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं और भारतीय नौसेना हमेशा उनकी आभारी रहेगी। और वहीं हरि कुमार का जन्म 1962 में हुआ था और उन्होंने 1983 में नौसेना ज्वाइन की थी और अपने 38 साल के लंबे करियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट के कमांडिंग ऑफिसर के पद सहित आईएनएस कोरा, निशंक और रणवीर युद्धपोतों को भी कमांड किया है
और हरिकुमार नौसेना की पश्चिमी कमान के जंगी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। पश्चिमी कमान के CNC के पद से पहले हरिकुमार दिल्ली में CDS जनरल विपिन रावत के अंतर्गत इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ के कार्य थे और वहीं एडमिरल हरि कुमार को परमविष्ट अतिविष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है और नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर को कमांड किया है। वहीं INS विराट के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके और INS कोरा निशंक और रणवीर युद्धपोतों को कमांड किया। पश्चिमी कमान के जंगी बेड़े में सेवाएं भी दे चुके और इसके अलावा CDS विपिन रावत के साथ भी काम कर चुके। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद एक्ट्रेस ने पुलिस में FIR दर्ज कराई और इसकी जानकारी और FIR की कॉपी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ शेयर की और कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना और ना ही भूलना और इस तरह की घटना में देश के अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है और देशद्रोही गद्दारों ने कभी पैसे के लालच में तो कभी पद और सत्ता के लालच में भारत मां को कलंकित करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा और देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार षड्यंत्र रच देश विरोधी ताकतों को मदद करते हैं, तभी इस तरह की घटनाएं होती। और कंगना ने आगे लिखा कि मेरे इसी पोस्ट पर मुझे विघटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियां मिल रही और भटिंडा के एक भाई साहब ने तो मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी और मैं इस तरह की गीदड़ भभक्की या धमकियों से नहीं डरती और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों और आतंकी ताकतों के खिलाफ बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूंगी, वो चाहे बेगुनाह जवानों के हत्यारे नक्सलवादी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो या 8वें दशक में पंजाब में गुरुओं की पावन भूमि को देश से काटकर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले विदेशों में बैठे हुए आतंकवादी हो। और इसके आगे कंगना ने लिखा कि लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश की अखंडता, एकता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया और मैंने किसी भी जाति, मजहब या समूह के बारे में कोई अपमानजनक या नफरत फैलाने वाली बात नहीं की। FIR की जानकारी देते हुए कंगना ने लिखा कि मैंने धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की है और मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी जल्द कार्रवाई करेगी और देश मेरे लिए सर्वोपरि है और इसके लिए मुझे बलिदान भी देना पड़ा तो मुझे स्वीकार है और पर मैं ना डरी हूं और ना ही कभी डरूंगी और देश के हित में गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूंगी। और उन्होंने आगे लिखा कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए कुछ लोग मेरी बात को संदर्भ के बिना प्रयोग करें। अगर मुझे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए नफरत की राजनीति बयानबाजी करने वाले ही पूरी तरह उत्तरदायी होंगे और इनसे कर्मबद्ध निवेदन है कि चुनाव जीतने की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी के प्रति नफरत ना फैलाएं। और कंगना ने जय हिंद जय भारत के साथ अपने पोस्ट का अंत किया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे और सोमवार को यहां 34 नए मामले सामने आए और वहीं एक मरीज की इस महामारी की चपेट में आने से मौत भी हो गई। और वहीं अब इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राजधानी में अभी कोरोना के 285 एक्टिव केस हैं और CM अरविंद केजरीवाल आज कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस समय दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे और ऐसे में भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही और सोमवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर मामूली रूप से बढ़कर 0.08% हो गई और जबकि रविवार को ये 0.06% थी और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 36 रही और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यहां अब तक कुल 14,40,900 केस आ चुके जिसमें से 14,15,517 मरीज इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके और वहीं अब तक कुल 25,098 लोग इससे अपनी जान गंवा बैठे
और अभी दिल्ली में कोरोना के 285 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 128 मरीज अस्पतालों में एडमिट है और यहां अभी कुल 105 कंटेनमेंट जोन है। सुपरस्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म 83 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और ट्रेलर देखने के बाद ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और ऐसे में फिल्म देखने की बेसब्री ये ट्रेलर कई गुना बढ़ा रही है। और ट्रेलर में रणवीर सिंह और कपिल देव में हर कई कंफ्यूजन वाला है और रणवीर सिंह ने कपिल देव के किरदार भी जान डालकर साबित कर दिया कि उनके लिए एक्टिंग से बड़ा और कुछ भी नहीं है। और ट्रेलर की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है इंडियन टीम के खेल से और भारतीय टीम के प्लेयर्स एक एक करके आउट होते हैं और पूरी टीम को कपिल देव से उम्मीद होती है। और जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप 1983 खेलने के लिए जाती है तो रणवीर कपिल बनकर कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो यहाँ जीतने आए और फिल्म में पंकज त्रिपाठी उस समय की भारतीय टीम के मैनेजर PR मानसिंह का किरदार निभा रहे हैं और 3 मिनट 49 सेकंड के इस ट्रेलर में आपको रणवीर सिंह रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे कपिल देव की पूरी जर्नी दिखाई देगी कि किस तरह उन्होंने लगन और मेहनत के बल पर टीम इंडिया की हार को जीत में बदला था और भारत को पहली बार वर्ल्ड कप दिलाया। और ट्रेलर देखते हुए कई ऐसे मौके भी आएंगे जब इन स्टार्स के रूप में आपको असली क्रिकेटर्स नजर आएंगे और उनकी जीत आपको उस दौर की असल जीत का एहसास भी करवाएगी। और फिल्म में दीपिका पादुकोण भी है जो कपिल देव की पत्नी रोमी भाटिया का किरदार निभाएंगी और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के अलावा फिल्म में ताहिर राज भसीन, जीवा सलीम, जतिन सरना, चिराग पाटिल, दिनकर शर्मा, निशान दहिया, हार्दी संधू और पंकज त्रिपाठी भी अहम किरदार में नजर आने वाले और फिल्म की रिलीज का फैंस काफी समय से इंतजार भी करें और फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया गया। पहले ये फिल्म इसी साल 10 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने इसकी रिलीज को पोस्टपोन करते हुए 24 दिसंबर 2021 कर दिया है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विदेशों से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखेंगे और उनकी कोरोना जांच पॉजिटिव आने पर नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी जांच कराई जाएंगी। और वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति पूरी तरह सतर्क और सचेत रहें और सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें और उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर पता करते रहें कि कोई भी टीका लेने से वंचित न रहे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार कम है और कोरोना जांच भी कम कर रहे हैं, मुख्यालय स्तर से उन जिलों की निगरानी करें। और वहीं आपको बता दें कि ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है और अभी तक ये लगभग 14 देशों में पहुंच चुका है और इससे पहले दुनिया कोरोना डेल्टा वेरिएंट से तबाही देख चुकी है। और ऐसे में कई देशों ने पहले से ही खुद को अलर्ट करते हुए ओमिक्रॉन से बचने के लिए पाबंदियां लागू कर दी और सभी देश खास एहतियात भी बरत रहे। और वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में मिला था और दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के मिलने की खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी गई थी और इसके बाद WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया था। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली और यहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए 25 लोगों की आंखें खराब हो गई और आंखों में दर्द, जलन और नहीं दिखने की शिकायत के बाद भी डॉक्टरों ने मरीजों को बचाने का पूरा प्रयास किया और नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी तो वहीं अधिकांश लोगों को आंखें निकलवाने की नौबत आ गई है। दरअसल ये मामला जिले के जुरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल का है और बीते 22 नवंबर को अस्पताल में विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था और इस दौरान दर्जनों महिला पुरुषों ने अपनी आंख का ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती गई और लापरवाही ने उन्हें हमेशा के लिए अंधा बना दिया। और आंख का ऑपरेशन कराए मरीजों ने बताया कि ऑपरेशन को 1 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि उनकी आंखों में जलन, दर्द और नहीं दिखने जैसी समस्याएं होने लगी और इसके बाद इन लोगों ने जब इसकी शिकायत
कि आई हॉस्पिटल पहुंचकर तो चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने इन्फेक्शन की बात की। अब मरीजों और उनके परिजनों के पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब डॉक्टरों ने उनसे कहा कि इन्फेक्शन गंभीर हो गया और उनकी आंखें अब निकालनी पड़ेगी, अन्यथा दोनों आंख खराब हो सकती हैं। और अस्पताल कर्मियों से ये बात सुनते ही मरीज और उनके परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और इसकी सूचना सिविल सर्जन को दी गई। और ये जानकर अस्पताल के कर्मी अस्पताल में भर्ती मरीज को दर्द से कराहते हुए छोड़कर फरार हो गए और लोगों के हंगामे की सूचना थाने को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों को अस्पताल परिसर से बाहर निकाला। वही मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए 25 लोगों की आंखें खराब की सूचना मिलने के बाद सीएस डॉक्टर विनय शर्मा ने बताया कि उन्हें फोन से इसकी जानकारी मिली और इसके बाद 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है और टीम में शामिल डॉक्टरों 2 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट देंगे कि आखिर ऑपरेशन प्रोटोकॉल का पालन किसने नहीं किया या किस कारण से नहीं किया गया और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार बच्चों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा देने के विधेयक को वापस लेगी। वजह है कि इसमें किए गए सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिनियम दंड विधि अधिनियम 2018 में शामिल कर लिया था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में पारित विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। क्योंकि ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब राज्य के विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया और इस प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद वापस लेने का निर्णय होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नए मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति को लेकर निर्णय लिया जाएगा और इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में किया जा रहा है और राज्य शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान को प्रशासन अकेडमी से अलग करके स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। और वहीं आपको बता दें कि 2010 में इसकी स्थापना प्रशासन अकेडमी की यूनिट के रूप में की गई थी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सहित तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की परियोजना के लिए 1,818 करोड़ रुपए की स्वीकृति के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। और बैठक में राज्य वित्त निगम द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से लिए लोन का निपटारा एक मुश्त समझौता योजना के माध्यम से करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और सिडबी ने 90 करोड़ रुपए की राशि पर एक मुश्त समझौता करने की सैद्धांतिक सहमति दी है, जो किस्तों में देना होगा और ये राशि शासन निगम को लघु अवधि के लिए लोन के रूप में देगा, जिसका भुगतान वो अपना नवनिर्मित व्यवसायिक कार्यालय भवन को बेचकर करेगा।